एक मिनट भाई, क्या विजंती वितरण? अच्छा कल लिखवाया था क्या मैं? कहाँ पे लिखवाया था मैं? बताता हूँ अभी अभी मिल लीजिए क्लास में, कहाँ पे वो मिल नहीं रहा, मैं वर्ड देख करके बता दूंगा। गुड इवनिंग, सॉरी गुड आफ्टरनून। बिजली इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। देखिए फॉरेन सेक्टर हम लोग पढ़ रहे थे, ठीक है, खत्म कर दिया। फॉरेन सेक्टर के अंतर्गत में हम लोगों ने ये समझा कि किसी भी देश का अरे भाई ठीक है, मान जाओ, बी सीरियस। 4-5 क्लासेस और बची है मेरी, ठीक है, तो हम लोग कोशिश करेंगे 4-5 क्लासेस में जितनी भी चीजें बच रखी हैं उसे खत्म कर दिया जाए। आगे जब इकोनॉमिक सर्वे और बजट रिलीज होगा हमारे कंट्री का, तो फिर मैं कोशिश करूंगा 1-2 लेक्चर्स और ले लूं और बजट और इकोनॉमिक सर्वे आपको समराइज कर दूं, ठीक है। बेसिकली जब भी आप बात करते हो वर्ल्ड ऑर्डर की, विश्व बैंक की, यहाँ पे है, ठीक है ना। वर्ल्ड ऑर्डर में आप देखोगे जब भी स्टार्टिंग से बात होती है, प्रथम विश्व युद्ध की जब हम लोग बात करते हैं, वहां पे कौन कौन सी कंट्री विजयी होकर के निकली थी? अमेरिका, यूके, फ्रांस, ठीक है। तो ये सारे देश मिलकर के विजयी हुए थे, एक्सिस पावर और एलाइड पावर के बीच में टसल थी। वहां पे ये महसूस हुआ कि क्या मानव सभ्यता में जो लोग हैं, क्या है, दिशा विहीन होकर के मानवता का भी अंत कर सकते हैं। हम लोग न्यूक्लियर वेपन वगैरह ये डेवलप कर रहे हैं, किस लिए? कि जिसके पास ज्यादा शक्ति होगी वो ज्यादा अनुशासन पालन करवाएगा, ठीक है। तो इसी अवधारणाओं को ध्यान में रखते हुए, विश्व स्तर की सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए क्या हुआ, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद वर्ल्ड ऑर्डर चेंज हुआ, ठीक है ना, सत्ता बदली। अगेन क्या हुआ, फिर से हिटलर आए, जर्मनी में बोले कि वी आर आर्यंस, हम आर्यंस हैं, हम पूरे विश्व पे राज करने के लिए बने हैं। एक बार और वर्ल्ड वॉर हो गई, ठीक है। जब वर्ल्ड वॉर हुई, जब भी वॉर होती है, जब भी युद्ध होता है, वो किसी भी अर्थव्यवस्था को पीछे लेकर के जाता है। जाहिर सी बात है, अगर जो आपके घर में विवाद छिड़ा होगा, ठीक है, आप देखते हो मेड़ के झगड़े के ऊपर लोग जान तक ले लेते हैं एक दूसरे की, खेत में, ठीक है ना। आपके घर में क्या होता है, जब भी बाहरी किसी व्यक्ति से झगड़ा होगा तो आपके घर में खाना तक नहीं बनेगा। सिस्टम ऐसा डिस्टर्ब होता है। अर्थव्यवस्थाओं की भी ऐसी ही स्थिति होती है। सपोज दैट ऐसा होना नहीं चाहिए, लेकिन अगर जो अभी टू फेस वॉर अगर जो भी हम सामना करेंगे, जैसे कि सपोज दैट चाइना हो गया, पाकिस्तान हो गया, एक साथ हमारे ऊपर हमला कर दिया, क्या हुआ समझ में नहीं आ रही क्या चीज, या फिर पहले कर लो, मैं बाहर हो जाऊं, प्राइवेसी की देखो मैं। देखिए 4-5 लेक्चर है, आराम से मजे मजे पढ़ लेते हैं, ठीक है ना। अर्थव्यवस्था जो अब तक पढ़ा रहा हूँ समझ में आ रही है, चीजें आ रही है ना, ठीक है। तो अब हम लोग जानेंगे क्या, हम लोगों ने जाना कि एक देश के भीतर की हम लोग अभी तक बातें जाने, और शेष संसार के साथ जो हमारी लेन देन की प्रक्रिया है, इन चीजों को हम लोगों ने समझा। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद क्या हुआ था, एक्चुअली में ये वर्ल्ड को महसूस हुआ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का गठन किया गया, क्योंकि किसी भी देश को चलाने के लिए, किसी भी अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए दो चीजें
भी अर्थव्यवस्था या फिर किसी भी इकोनॉमी को सुचारू रूप से चलाने के लिए या फिर किसी भी देश को चलाने के लिए दो चीजें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होती हैं। सबसे पहली चीज होती है राजव्यवस्था। राजव्यवस्था मतलब एक विशेष तरीके से नीति और सिद्धांतों का गठन होता है, ठीक है ना, कि पर्टिकुलरली एक देश है, उसके नागरिक हैं, ये इस दिशा में कार्य करेंगे। जैसे कि डीपीएसपी का अगर जो आप उदाहरण लोगे, राज्य के नीति निदेशक कर, तो ये मूल रूप से क्या करते हैं, ये तो कोर्ट में इन्फोर्सेबल भी नहीं है। अगर जो इसके चलते आपके अधिकारों का हनन होता है तो आप कोर्ट में भी मूव नहीं कर सकते हो। लेकिन ये क्या है, सरकार को एक डायरेक्शन दिया है किस चीज के प्रति, वेलफेयर सोसाइटी के प्रति, कि आपको जिस देश का गठन करना है ना, वो कुछ ऐसा होना चाहिए जो नागरिकों के आर्थिक हित से जुड़ा हो, ठीक है ना। आपको ऐसी नीतियों का निर्माण करना है जिससे मानव संसाधन का विकास हो, ठीक है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद क्या हुआ, तरह तरह के अलग से एक्सिस पावर बन के निकले, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यूरोपियन यूनियन, ये सब सारे लोग क्या बोले कि सर ठीक है, यूनाइटेड नेशन तो आपने बना लिया, वर्ल्ड को स्थिरता प्रदान करने के लिए यूनाइटेड नेशन आपने बना लिया कि ठीक है, कुछ नियमावली रहेगी, अगर जो दो देश आपस में युद्ध करेंगे तो इनको पर्टिकुलर कुछ कार्रवाई की जाएगी यूनाइटेड नेशन के अंतर्गत। हालांकि यूनाइटेड नेशन का कोई खास रोल अभी तक दिखा नहीं है, क्योंकि आप कश्मीर डिस्प्यूट देख लो, कश्मीर डिस्प्यूट देख लो, या फिर वियतनाम देख लो, या फिर कहीं भी अफगानिस्तान देख लो, आप रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट देख लो, ठीक है ना। अगर जो ताइवान के ऊपर भी वही झगड़ा हो जाता तो भी वहां पे भी यूनाइटेड नेशन कुछ भी नहीं कर पाएगा, ठीक है ना। पावर टसल है अपने कंट्री के बीच में। अब यूनाइटेड नेशन तो हमने बना लिया स्थिरता प्रदान करने के लिए, किस चीज को, वो चीज किस चीज को मेंटेन करेगा, राज व्यवस्था को। मतलब कि क्या हम लोग ये इंडिकेशन दे रहे हैं पर्टिकुलरली देशों को, क्या डेमोक्रेसी यानी लोकतांत्रिक विधि से चलना चाहिए, ऐसे कार्य करने चाहिए कि विश्व पटल पर अन्य देशों को उससे दिक्कत ना हो। जैसे रशिया ने अभी जो अग्रेशन दिखाया है यूक्रेन के प्रति, इससे क्या है, पूरा का पूरा अर्थ परेशान है, ठीक है ना। किसी ना किसी तरीके से हम सप्लाई चेन नेटवर्क से प्रभावित हैं, ऊर्जा की आपूर्ति से प्रभावित हैं, ठीक है ना, क्योंकि ये जो दो देश थे वो व्यापार चक्र में कुछ मुख्य भूमिका निभाते थे, ठीक है। तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ये हमको आवश्यकता महसूस हुई कि राज व्यवस्था को सही सुचारू रूप से रखने के लिए हम लोगों ने यूनाइटेड नेशन का गठन तो कर दिया, लेकिन जब बात आती है अर्थव्यवस्था की, विश्व स्तर पे देशों के बीच लेन देन की, आपसी समझौते की, तो यहाँ पे हम लोगों ने कोई विचार नहीं किया था, ठीक है ना। तो इसीलिए एक आइडिया बन के सामने निकला, क्या, इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम, ठीक है, अंतरराष्ट्रीय मौद्रिक प्रणाली। ये महसूस किया गया सर, अगर जो 190 से ऊपर राष्ट्र हैं ये आपस में कुछ समझौते से आपस में जुड़ेंगे, ट्रेड एंड कॉमर्स करेंगे, एक ऐसी संस्था होनी चाहिए ना जो एक्सचेंज रेट को डिसाइड करे। जैसे चाइना इंडिया आपस में ट्रेड कर रहे हैं ना, इन लोगों में समझौता कराने के लिए थर्ड पार्टी का होना जरूरी है। थर्ड पार्टी सेटलमेंट मतलब क्या होता है, जब भी दो पक्षों के बीच में विवाद होता है, एक तीसरा व्यक्ति आता है और दोनों के मामले को सुलझाता है, ठीक है ना। तो क्या हुआ, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद हमको ये आवश्यकता महसूस हुई कि तरलता को कंट्रोल करने के लिए लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी पूरे वर्ल्ड ऑर्डर की, ठीक है ना। उसके बाद क्या, निवेश करने का जो पर्यावरण रहता है, ऊपर से विनिमय दर यानी कि एक्सचेंज रेट, रेगुलेशन अर्थव्यवस्थाओं का, ठीक है ना। ये विभिन्न विभिन्न जो चुनौतियां उभर के सामने आ रही थी, क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद हम लोगों ने देखा कि जो जितनी भी आर्थिक अर्थव्यवस्थाएं थी, जितनी भी अर्थव्यवस्थाएं थी, बुरी तरीके से कोलैप्स हो रही थी। क्यों, अब आप वॉर में लगोगे तो बाकी सारी एक्टिविटीज आपकी रुक जाएगी। आप देखोगे आपके घर में झगड़ा होगा तो उस दिन खाना पीना भी नहीं बनता है, लोग इस कदर से डिस्टर्ब रहते हैं। तो अगर जो आपके देश में झगड़ा होगा तो आपके सारे नागरिक डिस्टर्ब होंगे, जीडीपी डिस्टर्ब होगी, ठीक है ना। फॉरेक्स रिजर्व आप क्यों रखे हो, क्योंकि आपातकाल की स्थिति में आप उसका इस्तेमाल कर सको। ये क्षमता बताता है किसी भी देश का कि आपात की स्थिति में वो किस तरीके से उभरने के काबिल है, ठीक है ना। तो इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम के अंतर्गत में ये चीज समझा गया कि एक संस्था की आवश्यकता है जो विनिमय दर को देखे, हर देश के बीच में एक्सचेंज रेट का क्या आधार होना चाहिए, क्योंकि अगर जो हर देश अपने हिसाब से एक्सचेंज रेट को तय करेगा तो हर देश चाहेगा कि मैं मुनाफा कमाऊं,
एक्सचेंज रेट मेरे हिसाब से हो, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका चाहेगा कि डॉलर सबसे ज्यादा स्ट्रांग हो, इंडिया चाहेगा रुपी सबसे ज्यादा स्ट्रांग हो, हर कोई चाहेगा कि उसकी करेंसी की डिमांड बनी रहे, ठीक है ना। तो इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम के अंतर्गत में इसका बेसिकली कार्य क्या है, एक्सचेंज रेट को देखना, ठीक है ना, और क्या देशों के बीच में हो रहे जो आदान प्रदान है, ट्रांजैक्शन, वो फेयर होनी चाहिए, ठीक है ना। ट्रेड एंड कॉमर्स व्यापार है तो वो भी फेयर होना चाहिए। अब चाइना क्या है, चाइना बेसिकली क्या करेगा, एक 300 खरीदेगा रशिया से, ठीक है ना, उसी का कॉपी कर लेगा अपने देश में। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, सपोज दैट आपने एंड्रॉइड वर्जन, क्या सपोज एक मोबाइल आप लॉन्च कर रहे हो, उसके अंदर आपने जो सॉफ्टवेयर इंक्लूड किया वो अपने इंटेलेक्चुअल से डेवलप किया है, ठीक है। स्टीव जॉब्स मान लीजिए एप्पल का निर्माण किया है, लेकिन एप्पल लॉन्च होने से पहले अगर जो उसके आइडिया को कोई और चुरा लेता तो ये क्या उसके साथ सही होता। तो क्या होती है, अर्थव्यवस्थाओं के अंतर्गत में हम क्या करते हैं, टेक्नोलॉजी, इनोवेशन, आविष्कार, ये सारी चीजें कॉपी न हो जाए, प्रतिस्पर्धा का मार्केट बराबर होना चाहिए। अब जैसे वर्ल्ड बैंक क्या बोलता है कि जब भी आप कृषि क्षेत्र की बात करते हो, इंडिया क्या करता है, सब्सिडी प्रोवाइड करता है। इस वजह से क्या होता है, जितने एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट होते हैं वो इंडिया के सस्ते हो जाते हैं। मार्केट में जब भी इंडिया एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट को उतारता है तो ये सामने वाले अर्थव्यवस्था के साथ एक अनफेयर मीन होता है, ठीक है। हमारे प्रोडक्ट सस्ते हैं, मार्केट में कौन खरीदे, कौन से प्रोडक्ट को खरीदेंगे, जो सस्ता है, समझ रहे हो आप। जो महंगे जिस देश का रहेगा भले से उसकी गुणवत्ता अच्छी हो, उसके बिक्री में कमी आएगी। तो वर्ल्ड बैंक इस चीज को क्या बोलता है कि ये फेयर कंपटीशन दो अर्थव्यवस्थाओं के बीच में नहीं है, ठीक है। तो आर्थिक प्रणाली की आवश्यकता हमें मुख्य 3 चीजों के लिए हुआ था। एडजस्टमेंट किस चीज का, बीओपी, ठीक है। अंतरराष्ट्रीय प्रणाली की आवश्यकता सबसे पहली चीज किस चीज के लिए पड़ी, बैलेंस ऑफ पेमेंट, एडजस्टमेंट। जैसे कोई भी देश है, जाहिर सी बात है अगर जो किसी भी देश के साथ व्यापार करेगा तो कुछ ना कुछ ट्रेड अकाउंट बनाएगा, या तो वो ट्रेड सरप्लस में होगा या तो ट्रेड घाटे में होगा, डेफिसिट में होगा, समझ रहे हो आप। तो जब भी आप किसी देश के साथ बैलेंस ऑफ पेमेंट करते हो, भुगतान संतुलन करते हो, अक्सर ऐसा होता है कि संतुलन बिगड़ने की संभावना होती है। ऐसे में आपको मौद्रिक प्रणाली की आवश्यकता है जो बैलेंस ऑफ पेमेंट दो कंट्रीज के बीच में सुचारू रूप से देख सके, सबसे पहली चीज। दूसरी चीज, अगर जो अर्थव्यवस्था किसी आपातकाल की स्थिति में फंस गया है, ऐसे समय पे मौद्रिक प्रणाली के थ्रू उसको क्या तरलता भी प्रदान करनी चाहिए, ठीक है। हमें क्या पैसे की जरूरत है कंटिजेंसी में, मतलब इमरजेंसी के कंडीशन में। सपोज दैट अभी क्या हो गया, इंडिया कोविड-19 के थ्रू से गुजर रहा था, कंप्लीटली लॉकडाउन था, ठीक है ना। तो कोविड-19 से उभरने के लिए आईएमएफ ने स्पेशली इसके एसडीआर को बढ़ाया था, स्पेशल ड्राइंग राइट्स को बढ़ाया था, जो आईएमएफ की करेंसी है। इससे क्या हुआ था, भारत को मदद मिली थी कोविड-19 जैसे परिस्थिति से उभर के बाहर निकलने में, ठीक है ना। तो ये इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम जो होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। विश्व स्तर पे क्या चीजों को सुचारू रूप से चलाने के लिए सबसे पहले क्या विनियमन, मतलब रेगुलेशन, अर्थव्यवस्थाओं का विनियमन किस प्रकार से करना है, रेगुलेशन किस प्रकार से करना है। दो अर्थव्यवस्था आपस में डील कर रही है तो कहीं कोई किसी को चीट तो नहीं कर रहा है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स कॉपी तो नहीं हो रहे हैं, सॉफ्टवेयर हार्डवेयर फेयर मीन से चल रहे हैं, लॉजिस्टिक्स जिस कंट्री की है वो फेयर है या नहीं, जहां पे एफडीआई निवेश करने वाले हैं क्या वहां का वातावरण उचित है या नहीं। आप समझ रहे हो ना, इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम का यही जरूरत है। इसकी आवश्यकता हमें महसूस हुई द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, जब हम लोगों ने यूनाइटेड नेशन का फॉर्मेशन कर लिया था। यूनाइटेड नेशन कंप्लीटली क्या था, ये वर्ल्ड ऑर्डर को एक साथ रखने के लिए था, ठीक है ना। वर्ल्ड ऑर्डर सही रूप में चले, दोबारा एक विश्व युद्ध न हो जाए, दोबारा हमारा पृथ्वी, क्योंकि अगर जो आप कितने भी अच्छे देश से हो, अमेरिका से बिलोंग करते हो, कनाडा से बिलोंग करते हो, इंडिया से बिलोंग करते हो, ठीक है ना, आप हो क्या ह्यूमन रिसोर्स। ये भारत में अमेरिका कितने सालों से है, मैक्सिमम 4-5 सालों से होगा, भारत 5000 सालों से होगा, और सारे देशों में कुछ ना कुछ समय सीमा होगी। लेकिन ज्योग्राफी जब आप पढ़ते होगे, जब हमारा बायोलॉजिकल इवोल्यूशन हो रहा था कि हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म से मल्टी सेलुलर बन रहे थे, एक सेलुलर बीइंग से एक मानव बन रहे थे,
तो यहां तक जब तक बायोलॉजिकल हमारा ग्रोथ हुआ था ना, यहां तक ठीक है, ठीक है ना। फिर इंसान के पास एक स्पेशल चीज है, क्या? नियोकॉर्टेक्स, ये आगे वाला हिस्सा, ठीक है ना, जो पैरालिम्बिक ब्रेन सिस्टम से कनेक्टेड था। ये इंसान को बाकी जानवरों से अलग किया है, ठीक है ना। इंसान ने अनुशासन सीखा, कुछ कल्चर बनाया, कुछ रूल्स रेगुलेशन बनाया, वो कल्चर बनते चले गए, तरह तरह की विचारधाराएं हैं, ठीक है ना। ट्रेड एंड कॉमर्स बढ़ा, लेकिन ट्रेड एंड कॉमर्स सुचारू रूप से चलना चाहिए, इसको देखने के लिए कोई एक संस्था हमारे पास नहीं थी, ठीक है ना। तो इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम की जरूरत हमें इसीलिए पड़ी ताकि अर्थव्यवस्थाओं के बीच में सुचारू रूप से ट्रांजैक्शन या फिर लेन देन किया जा सके, ठीक है। इसी सिलसिले में क्या हुआ था, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के लीडरशिप में, ठीक है, ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस हुआ था। ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस ये अमेरिका में हुआ था। इसमें क्या हुआ कि हम लोग बैठे आपस में विचार किए, 42 राष्ट्र एक साथ मिलकर के आए थे, इनके प्रतिनिधि रिप्रेजेंटेटिव्स वहां पे गए, बैठे विचार किए, कहें कि सर ठीक है, ऐसी ऐसी दिक्कत है, विश्व को अगर जो सुचारू रूप से चलाना है तो हमें एक इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम की आवश्यकता पड़ेगी, ठीक है ना। तो वहीं पे 3 संगठन निकल के बाहर आए, क्या? आईटीओ, वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ। आईटीओ को वहीं पे निरस्त कर दिया गया, कोई भी स्वीकृति नहीं मिली, ठीक है ना। बाद में वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन करके आया था, इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन वगैरह था, ठीक है। बाद में उसको वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के जगह, उसको वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को उसकी जगह रखा गया। तो दो ट्विन्स निकले थे, ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस से 2 संगठन निकले थे जो थे वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ, ठीक है ना, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और वर्ल्ड बैंक। ये इन दोनों को क्या बोला गया? ब्रेटन वुड ट्विन्स, ठीक है ना। ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस के अलावा हमें पता चला हमें किस चीज की जरूरत है, इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम की। हम लोगों ने मीटिंग करी और 2 संस्था को बनाया, ठीक है ना। सबसे पहले जो हम लोग बात करते हैं आईएमएफ की, ठीक है, थोड़ा सा लिख लेते हैं, हेडिंग डालिए, अंतरराष्ट्रीय आर्थिक संगठन एवं भारत। अंतरराष्ट्रीय आर्थिक संगठन एवं भारत। पहला लिखिए, अंतरराष्ट्रीय मौद्रिक प्रणाली, इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम, इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम, अंतरराष्ट्रीय मौद्रिक प्रणाली। देखिए आवश्यकता, उसके बाद डैश लिख करके लिखिए आवश्यकता। पहला नंबर लिखिए, बाह्य भुगतान के लिए, रेगुलेशन यानी विनियमन के लिए, विनिमय दर के, तीसरा नंबर है विनिमय दर के रेगुलेशन के लिए, अंतरराष्ट्रीय व्यापार में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए, विदेशी व्यापार तथा, अगला है विदेशी व्यापार तथा विदेशी निवेश का महत्मीकरण, पारदर्शिता बढ़ाने के लिए। अगला लिखिए, विदेशी व्यापार तथा विदेशी निवेश का महत्मीकरण।
मीन्स क्या, एफडीआई को ये रिकमेंड करती है, जैसे जो सदस्य देश होते हैं, ठीक है ना, इंटरनेशनली मॉनेटरी सिस्टम जो सदस्य देश होते हैं, अगर जो वहां पे की कोई कंपनी है कहीं जा रही है एफडीआई करने, उन्हें रिकमेंडेशन देती है कि आप जहां सामने वाली अर्थव्यवस्था में करने जा रहे हो वहां पे एक्सपोर्ट ड्यूटी जाता है, टैरिफ जाता है, वहां पे क्या लेबर कॉस्ट जाता है, अगर जो आप वहां पे एफडीआई करोगे तो आपको नुकसान होना है, ठीक है ना। या फिर आप इस अर्थव्यवस्था में कर रहे हो, यहाँ पे क्या है, वहां पे रूल्स रेगुलेशन अच्छे हैं, वहां पे जमीन वगैरह लेने में आपको ज्यादा दिक्कत नहीं होगी, गवर्नमेंट के जितने टर्म्स एंड कंडीशन है वो भी बेटर है, आप वहां पे जाकर के एफडीआई कर सकते हो, समझ रहे हैं आप। तो इस तरीके से ये हेल्प करती है राष्ट्रों को क्या, एक उचित व्यापार का माहौल बनाने के लिए, ठीक है ना। तो ये होता है। आगे लिखिए, आईएमएस के मूल्यांकन, आईएमएस का मूल्यांकन के आधार, तो पहला है एडजस्टमेंट, जिसको बोलते हैं सामंजस्य, एडजस्टमेंट, सामंजस्य, लिक्विडिटी, तरलता, विश्वास, विश्वास। ठीक है, जब भी हम लोग इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की बात करते हैं, ये क्या है, मॉनेटरी फंड, आपको वर्ड से ही पता चल रहा होगा, ये क्या, तरलता प्रदान करने के लिए, ठीक है। जो भी देश हैं उसके विनिमय दर को, ये रेगुलेशन को देखता है, जितनी सदस्य देश हैं उनके विनिमय दर को, क्योंकि क्या हुआ था, भारत जो था पहले इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के इश्यूज को नहीं मानता था, लेकिन हमको क्या था, वहां से ऋण लेना था। अब आईएमएफ से ऋण लेने के लिए आपको एक स्पेशल पैक्ट साइन करना पड़ता है, ठीक है ना। तो उस पैक्ट को साइन करने के लिए क्या, आईएमएफ आपको कुछ टर्म्स एंड कंडीशन देती है कि आपके अर्थव्यवस्था के अंदर आपको फिलहाल मौद्रिक नीतियां, राजकोषीय नीतियों में ये बदलाव करना पड़ेगा, एफडीआई पॉलिसीज में आपको ये बदलाव, मतलब समझ रहे हो, आईएमएफ पूरा का पूरा उस अर्थव्यवस्था को कंट्रोल करने का रिकमेंडेशन देता है कि किस तरीके से आपको रेगुलेट करना है। अभी पाकिस्तान की स्थिति में भी वही था, आईएमएफ से उसको फंड क्यों मिला था, कुछ सर्टेन कंडीशंस के माध्यम से कि आप अपने अर्थव्यवस्था के अंदर अगर जो ये बदलाव करोगे, इसी वजह से आपको लोन प्रोवाइड किया जाएगा। और उस नियम को फॉलो करने की ही वजह से पाकिस्तान एफएटीएफ के ग्रे लिस्ट से बाहर आया है, ठीक है ना, समझ रहे हो, आईएमएफ की ही देन है। तो आईएमएफ क्या करता है, अपने सदस्य देशों को क्या करता है, एक तरह से हेल्प प्रोवाइड करता है, जब भी उनको तरलता की कमी होती है, एक्सचेंज रेट को डिसाइड करने में दिक्कत होता है, ठीक है ना। उसके बाद रेगुलेशन में, अर्थव्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने में भी अगर जो दिक्कत होती है, तो वहां पे इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड मदद करता है अपने सदस्य देशों का, ठीक है। हेडिंग डालिए, आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। पहला नंबर लिखिए, स्थापना, 27 दिसंबर 1945। दिसंबर 1945। कार्य, दूसरा नंबर लिखिए, कार्य, पहला लिखिए विनिमय दर का संचालन, विनिमय दर का संचालन, विनियमन, दूसरा है विनियमन, दुनिया भर के, तीसरा लिखिए, दुनिया भर के सदस्य देशों को, दुनिया भर के सदस्य देशों को लघु अवधि के लिए,
लघु अवधि के लिए तरलता प्रदान करना। लघु अवधि के लिए तरलता प्रदान करना। ठीक है, अगला क्या कहा है? एसडीआर एलोकेशन। एसडीआर एलोकेशन क्या होता है? विशेष आहरण, लिखिए, विशेष आहरण का अधिकार। विशेष आहरण का अधिकार, स्पेशल ड्राइंग राइट्स। ये मुद्रा है आईएमएफ की, ठीक है ना, एसडीआर। ठीक है, अब क्या है, जब भी आपके अर्थव्यवस्था के बीच में अगर जो आप आईएमएफ के सदस्य हो, ठीक है ना, आपने आईएमएफ की सदस्यता ले रखी है, आपके अर्थव्यवस्था में क्या हुआ, अचानक से कोविड-19 की क्राइसिस आ गई, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आपको क्या करना है, तो ऐसे समय पे क्या, इस प्रणाली के अंदर, इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम के अंतर्गत आईएमएफ आपकी हेल्प करेगा। सबसे पहली चीज आपको शॉर्ट टर्म के लिए, देखिए वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ में एक ही अंतर है मुख्य वाला सबसे ना, कि ये शॉर्ट टर्म लोन देता है, वर्ल्ड बैंक जो है लॉन्ग टर्म देता है। ठीक है ना, वर्ल्ड बैंक क्या है, उसके साथ 5 निकाय और है, वर्ल्ड बैंक अकेला नहीं है, वर्ल्ड बैंक ग्रुप है। ठीक है ना, और आईएमएफ एक सिंगल एंटिटी है। ठीक है, तो ये जो ऋण प्रदान करता है वो शॉर्ट टर्म के लिए होता है। जब भी आपके किसी भी सदस्य देश के साथ आर्थिक संकट महसूस होती है तो वहां पे आईएमएफ सामने आता है और उनको ये सुझाव देता है कि रेगुलेशन में, विनियमन में आपको क्या-क्या बदलाव करोगे तो आपको अर्थव्यवस्था में पॉजिटिव आउटकम मिलेगा। ठीक है ना, जीडीपी अगर जो डाउन हो गई है, समग्र मांग पे काम करिए, अगर जो तरलता में कमी आ गई है, मॉनेटरी पॉलिसी पे काम करिए, हम आपको तरलता। और क्या है कि ये जो ऋण प्रदान करते हैं वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ, उनका दर बड़ा नियम होता है, एकदम लोअर इंटरेस्ट रेट पे 1.55%, 1.01%, 1.02%, 2% से भी कम में आते हैं इनके लोन। ठीक है, तो क्या है, जब भी किसी गरीब, ये बेसिकली इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड आर्थिक रूप से कमजोर देशों के लिए बनाया गया है कि युद्ध की स्थिति में, अगर जो कोई द्वितीय विश्व युद्ध में क्या हुआ था कि युद्ध के बाद बहुत सारी अर्थव्यवस्थाएं जर्जर स्थिति में पहुंच गई थी। जर्जर स्थिति में पहुंच गई थी क्यों? क्योंकि युद्ध लड़ी थी, जाहिर सी बात है उनका पूरा का पूरा मानव संसाधन किसी एक गोल के ऊपर केंद्रित था और देश की आर्थिक विकास में मदद नहीं कर रहा था। तो ऐसी स्थिति में वो देश की स्थिति खराब हो जाती है, वॉर खत्म हुआ, अगर जो वो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का वो सदस्य है तो आईएमएफ वहां पे क्या उसको प्रदान करेगा तरलता की आप दोबारा रिस्ट्रक्चरिंग करो अपनी कंट्री की। ठीक है ना, दोबारा से अर्थव्यवस्था को पटरी में लेके आओ, प्रोडक्शन सिस्टम मेंटेन करो। और क्योंकि आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक बेसिकली बनाया गया था मानवता के लिए कि जो असक्षम देश हैं उनको सक्षम बनाया जाए, क्योंकि जो सक्षम देश है उनके पास ये टेक्नोलॉजी और सारी चीजें हैं कि वो आगे बढ़ सकते हैं, आप समझ रहे हो ना। लेकिन अगर जो बात आती है सक्षम देश की, जैसे साउथ अफ्रीकन कंट्रीज के, एशियाई देशों की, यहाँ पे गरीबी की मात्रा बहुत ज्यादा है। ठीक है ना, पर्टिकुलरली लोगों के पास तरलता की बहुत कमी है। लिखिए आगे, अंतरराष्ट्रीय मौद्रिक सहयोग को प्रोत्साहन, अंतरराष्ट्रीय मौद्रिक सहयोग को प्रोत्साहन, विनिमय प्रबंधकों, विनिमय प्रबंधकों की समाप्ति, की समाप्ति तथा बहुपक्षीय भुगतान, विनिमय प्रतिबंधों की समाप्ति, समाप्ति तथा बहुपक्षीय भुगतान की व्यवस्था, बहुपक्षीय भुगतान की व्यवस्था। अब इसके अंतर्गत में क्या है, स्विफ्ट पेमेंट सिस्टम का नाम सुना होगा। इंटरनेशनल स्टेज पे अगर जो आपको ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करना है, फिर दो कंट्रीज के बीच में लेन देन होता है तो स्विफ्ट प्लेटफॉर्म का यूज किया जाता है। अब क्या होगा कि आईएमएफ जो है कंप्लीटली डोमिनेटेड है किसके द्वारा, यूएसए एंड यूरोपियन यूनियन के
द्वारा। हमें इसकी डिमेरिट कहां पे दिखी? जब रशिया एक वॉर के साथ जुड़ा यूक्रेन के साथ। हमने देखा जब रशिया पे सैंक्शन लगाया जा रहा था तो उसको इस स्विफ्ट पेमेंट सिस्टम से भी निकाल दिया गया था। समझ रहे हो? जैसे ही रशिया के ऊपर सैंक्शंस वगैरह लगाए जा रहे थे तो इंटरनेशनल उसकी मार्केट में वैल्यू गिरने क्यों लगी थी? क्योंकि वो उसके फॉरेक्स रिजर्व को बैन कर दिया गया। सबसे पहली चीज इंटरनेशनल पेमेंट सिस्टम से बैन कर दिया गया। अब जितने भी वो ट्रेड एंड कॉमर्स कर रहा था स्विफ्ट के माध्यम से, वो इंस्टेंटली रुक गए। इंडिया का यहीं पे आंख खुला, ठीक है ना, कि सर एक पेमेंट सिस्टम है जिसको आपने रखा इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ये हम लोगों ने म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ बनाया था कि किसी भी देश के ऊपर आर्थिक संकट आएगा तो ये क्या इसके ऊपर मदद करेगा। लेकिन पर्टिकुलरली इसका आप इस्तेमाल कर रहे हो किसी देश को मजबूर करने के लिए, कुछ पेमेंट सिस्टम से उसे आउट कर दे रहे हो। इंडिया ने देखा कि भविष्य में अगर ऐसा, क्योंकि कश्मीर इशू ऐसा है कि विश्व में लगभग हर मंच पे उसको उठाया जाता है और इंडिया का स्टांस एकदम क्लियर है, कश्मीर हमारा टेरिटरी है और ये आज से नहीं बहुत दिनों से है। ह्यूमन राइट्स की बात कर लो, यूएसए की बात कर लो, यूनाइटेड नेशन की बात कर लो, आज तक किसी ने भी हमारे आर्थिक हित के लिए कार्य नहीं किया। हमेशा सबके सब इंडिया को सिर्फ इंडिकेशन देते आए। इंडिया की आंखें खुली कि पर्टिकुलरली अगर जो हम ऐसे परिस्थिति में आ गए, हम किन्हीं चीजों पे यूरोपियन यूनियन और यूएसए से सहमत नहीं हुए, वो भी हमें पेमेंट सिस्टम से आउट कर देंगे। रशिया एक स्टेबलाइज्ड कंट्री थी, वो सह गई। समझ रहे हो? वहां पे प्राकृतिक संसाधन वगैरह है, वहां पे गरीबी बेरोजगारी उस कदर से नहीं है जितनी हमारे यहाँ है। अगर जो हमारे यहाँ इस तरह की कंडीशन आ जाएगी तो हमारा देश एक बहुत ही विकट परिस्थिति में पहुंच जाएगा। ठीक है, इसीलिए हम लोगों ने यूपीआई को प्रमोट करना शुरू किया है। ठीक है ना, यूपीआई इंडियन पेमेंट सिस्टम है, प्लेटफॉर्म है। फ्रांस के साथ हम लोगों ने किया है अभी टाई अप कि जितनी भी पेमेंट होगी सबसे पहले थी। अदर कंट्रीज के साथ भी हम देख रहे हैं, हम कोशिश कर रहे हैं जिसके साथ हम लोग एफडीए साइन करें ना, पेमेंट सिस्टम हमारा हो ताकि भविष्य में रिस्क कम हो जाए। तो मल्टीलेटरल पेमेंट ऑप्शन को कंट्रोल करने की भी जिम्मेदारी किसके ऊपर होती है? आईएमएफ के ऊपर होती है। अगला लिखिए, भुगतान संतुलन खाते की समस्या। भुगतान संतुलन खाते की समस्या। देखिए एसडीआर क्या होता है? स्पेशल ड्राइंग राइट्स। इसको आप आईएमएफ की पर्सनल करेंसी कह सकते हो। ठीक है ना, इसको कैसे कैलकुलेट किया जाता है, इसका मूल्यांकन कैसे किया जाता है? तो आईएमएफ के अंतर्गत 5 जो विदेशी मुद्रा है ना, मजबूत विदेशी मुद्रा, यूएस डॉलर, यूरो, यूरोपियन यूनियन की, आरएमबी, चाइना, येन, जापान, एग्जैक्टली, पौंड, यूके, ठीक है ना। तो ये 5 सबसे मजबूत जो अर्थव्यवस्थाएं की मुद्रा है उसकी हम लोग एक टोकरी बनाते हैं और इन्हीं से फॉर्मेशन होता है किसका? एसडीआर का। हर एक मेंबर कंट्रीज जो रहती है ना, इस एसडीआर का 25% हिस्सा सोना, इसका 25% भाग सोना कॉमर्शियल में तरलता के फॉर्म में आईएमएफ के पास
जमा करते हैं, इसको बोलते हैं रिजर्व ट्रेंचेस। ठीक है, रिवर्स ट्रेंचेस। जब भी अब चाइना का ये आरएमबी कब से शामिल हुआ? ठीक है, उसके पहले फ्रांस का फ्रैंक था। ठीक है, फ्रांस, जर्मनी, यूके, जापान, यूएसए, इन कंट्रीज का लिया जाता है। चाइना का कब एंट्री माना है? 2016 के अंतर्गत। ठीक है, ये नोट कर लीजिए। इंडिया की स्पेशल ड्राइंग राइट्स हैं। अभी क्या हुआ 2010 में, जैसे एसडीआर में क्या होता है ना, जब भी एसडीआर की वैल्यू बढ़ाती है आईएमएफ, ठीक है ना, तो उसमें क्या होता है, कुछ ना कुछ शेयर्स हर कंट्री के बढ़ते हैं। अब 2010 में क्या हुआ था, आईएमएफ का कोटा, ये सब कोटा है, इस कोटा के अकॉर्डिंग आपको सबमिशन वहां पे करना है, तभी आर्थिक संकट जब आप पे होगी तब ये आपकी मदद करेगा। तो जितने भी मेंबर कंट्रीज हैं कुछ ना कुछ यहाँ पे निवेश करते हैं। ठीक है ना, तो क्या होता है बेसिकली, क्या बता रहा था, इंडिया की बात कर रहे थे हम लोग। इंडिया की बात हम लोग कर रहे हैं। भारत में क्या है, इस भारत भी इसमें निवेश करता है। इसमें क्या होता है ना, जितना आप दे रहे हो ना, इसके हिसाब से आपको वोटिंग राइट्स मिलते हैं। ठीक है ना, एसडीआर का 25% हिस्सा आपको रिजर्व ट्रेंच के माध्यम में रखना ही पड़ता है। क्या होता है बेसिकली, 2010 में क्या हुआ था, 2010 में कोटा रिफॉर्म हुआ था आईएमएफ का। ठीक है, इसने क्या किया था कि 238.5 बिलियन जो इसकी राशि थी उसको बढ़ा करके क्या 477 बिलियन के पैमाने तक लेके चला गया था। मतलब लगभग हर एक देश की भागीदारी 6% बढ़ गई थी। तो फिर चीन, रशिया और इंडिया ऐसे जो देश थे वो भी 10, मतलब जैसे ये 5 लोग हैं, ठीक है ना, ये सबसे अपर कंट्रीज हैं जो यहाँ पे सबसे ज्यादा शेयर्स प्रदान कर रहे हैं। तो 10 कंट्रीज की जब बात आई तो रशिया, चाइना, इंडिया इस 10वें कोटा संशोधन के बाद जुड़ गए। ठीक है ना, आईएमएफ के अंतर्गत। तो स्पेशल ड्राइंग राइट्स के अंतर्गत में ये सारी चीजें होती हैं। लिख लीजिएगा 2010 कोटा रिफॉर्म, 2010 कोटा रिफॉर्म आईएमएफ के अंतर्गत में, 2010 कोटा रिफॉर्म। पहला नंबर लिखिए, आईएमएफ के कोटा, आईएमएफ के कोटा, एसडीआर, 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 आईएमएफ के कोटा एसडीआर 238.5 बिलियन, 238.5 बिलियन से बढ़कर 477 बिलियन किए गए। ठीक है, विकासशील राष्ट्रों के पक्ष, विकासशील राष्ट्रों के पक्ष 6% अधिक कोटा, 6% अधिक कोटा की भागीदारी हस्तांतरित हुई। लास्ट लिखिए, इंडिया, बता रहा हूं इंडिया कोटा के बारे में बता रहा हूं मैं। ठीक है, ब्राजील, भारत, चीन, ब्राजील, भारत, चीन, रूस, ब्राजील, भारत, चीन, रूस, ब्राजील, भारत, चीन, रूस आईएमएफ के सबसे बड़े 10 राष्ट्रों में
राष्ट्रों में सम्मिलित हो गए। ठीक है, देखिए यहाँ पे आईएमएफ का रेगुलेशन कुछ इस तरीके से होता है। आईएमएफ जो होता है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ये कंट्रोल किया जाता है बोर्ड ऑफ गवर्नेंस के द्वारा। ठीक है, बोर्ड ऑफ गवर्नेंस में क्या विभिन्न विभिन्न देश जो भी सदस्यता प्राप्त करते हैं उनके प्रतिनिधि इससे जुड़े होते हैं। ठीक है, उसके नीचे क्या होता है एग्जीक्यूटिव बोर्ड, जिसमें 24 मेंबर होते हैं, अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसी होती है। जैसे क्या है आपका देश है, केंद्र है, केंद्र बटा है किसमें राज्यों में, राज्य बटा है किसमें मंडल में। कमिश्नरी देखते हो, एक कमिश्नरी में 5 से 6 जिले होते हैं। आप कॉन्स्टिट्यूएंसी मतलब वही समझ जाओ, कमिश्नरी समझ गए। कॉन्स्टिट्यूएंसी जो भारत की है उसके अंतर्गत में भारत, बांग्लादेश, भारत स्वयं भी आता है। ठीक है, भारत, भूटान, बांग्लादेश और श्रीलंका, मतलब इन 4 देशों से जुड़ी जितनी भी आर्थिक अवधारणाएं हैं वो कौन देखता है, इंडिया की कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंतर्गत में देखा जाता है। ठीक है ना, इंडिया को वोटिंग राइट्स इसमें प्राप्त है। ठीक है ना, वो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे कि आईएमएफ में इंडिया का कोटा क्या है और इंडिया का स्तर क्या है। लेकिन पहले इस चीज को समझते हैं। बोर्ड ऑफ गवर्नेंस एग्जीक्यूटिव बोर्ड्स के द्वारा रिपोर्ट किए जाते हैं। ठीक है, 24 मेंबर है, इसमें इंडिया, चाइना, यूएसए, ये सारे मेन कंट्रीज है जो क्या कॉन्स्टिट्यूएंसी के हेड होते हैं। हमारे कॉन्स्टिट्यूएंसी का हेड कौन है, इंडिया, यानी कि हम खुद। ठीक है, इंडिया के अंतर्गत में कौन आता है, भारत, भूटान, बांग्लादेश और श्रीलंका आईएमएफ के अंतर्गत में, आईएमएफ के कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर। उसके बाद देखिए जो आईएमएफ की समितियां होती हैं, कमेटी होती है जो रिकमेंडेशन देती है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड को, वो 2 प्रकार से देती हैं। सबसे पहले क्या है, पहली जो समिति है वो आईएमएफसी, ठीक है ना, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड कमेटी। ठीक है, इसका क्या काम है, मौद्रिक वित्तीय मामले में सलाह। मौद्रिक वित्तीय मामले में जैसे कोई भी कंट्री है जो ऋण ले रहा है किससे, आईएमएफ से। ठीक है ना, तो आईएमएफ के कुछ नियम और शर्तों के अनुसार से उसको अपनी अर्थव्यवस्था को चलाना होगा। ठीक है ना, जो भी वित्तीय वगैरह कर रहा है वो अपने अर्थव्यवस्था के अंतर्गत में वो किसके हिसाब से अब करेगा, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के हिसाब से। तो ये जो मौद्रिक सलाह देने का काम होता है ना इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड को, वो कौन करता है, ये वाला विंग करता है। ठीक है, ये किसके ऑब्जर्वेंस में रहता है, वर्ल्ड बैंक के ऑब्जर्वेंस में रहता है। ये ऑब्जर्वर है वर्ल्ड बैंक इसका। वहां पे देखेंगे डेवलपमेंट कमेटी, ये क्या विकास से जुड़े हुए जितने भी सुझाव रहते हैं। अब देखिए क्या होता है ना, 2 चीज होती है, एक चीज होती है वृद्धि, एक चीज होती है विकास। ठीक है ना, वृद्धि के लेवल में आप लोग क्या देखते हैं, मात्रात्मक पहलू पे देखते हैं, मतलब एक देश की आय कितनी है, जीडीपी कितनी है, इसको तुलना करते हैं आप लोग। ठीक है,
और इसमें क्या होता है बेसिकली, जब भी आप लोग मात्रात्मक पहलू की बात करते हैं तो ट्रिपल पी, जीडीपी, फॉरेक्स रिजर्व, ये सारी चीजें देखोगे आपको अपनी कंट्री बहुत ही बेहतर कंडीशन पे देखेगी, ठीक है ना। इंडिया जो है गिने चुने राष्ट्रों में से एक है जिसकी मुद्रा भंडार इतनी ज्यादा है, ठीक है ना। फिर क्या होता है, जैसे कि जैसे जैसे आप बढ़ते हो आगे, ठीक है ना, आपकी चेतना का निर्माण होता है। अब आपके लिए क्या, विकास ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, वृद्धि ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं। आपके पास ज्यादा पैसा है इसका मतलब ये नहीं कि आप जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जी रहे हो वो बेहतर है, ठीक है ना। ज्यादा पैसे और लिविंग स्टैंडर्ड कैसे बढ़िया होती है, तो डिफरेंट डिफरेंट बहुआयामी सोच को विकसित करके हम लोगों ने जाना कि आपकी जनता, जो आपका मानव संसाधन है किसी अर्थव्यवस्था में, वो किस प्रकार की सोच रखा है, ठीक है ना। भ्रष्टाचार को लेकर के वो किस तरीके से देखता है। हमारे देश में ऐसे लोगों की जनता है जो नौकरी ही ज्वाइन करते हैं टेबल के नीचे से पैसा लेने के लिए, समझ रहे हो, सरकारी नौकरी। तो ये सोच कैसे चेंज होगी जब हम बेहतर शिक्षा देंगे। हमारे यहाँ जो टीचर्स वगैरह हैं वो इस लेवल के क्वालिफाइड नहीं है कि हमारे देश के ह्यूमन रिसोर्स को डेवलप कर सके। तो वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ, ये सारे देश क्या करते हैं ना, सुझाव देते हैं जो निम्न रूप से कमजोर होते हैं देश, जो आर्थिक रूप से कमजोर है देश, कि आप अपने अर्थव्यवस्था के अंदर क्या संशोधन करोगे मौद्रिक तरीके से, ठीक है ना, मतलब अर्थव्यवस्था के अंदर में क्या बदलाव करोगे आप, किसी राज्य क्षेत्र की सीमा के भीतर की बात हो रही है। दूसरा क्या है, विकास से जुड़े हुए अवधारणा, मतलब गरीबी, बेरोजगारी, सामाजिक क्षेत्र से जुड़े हुए जितनी तकलीफें हैं, सिंचाई हो गया, कृषि में खाद्य पदार्थों का वितरण हो गया, ठीक है ना, इन सारी चीजों की जब ग्राउंड लेवल पे आप बात करते हो तो उसके बेसिस में सलाह कौन देता है, डेवलपमेंट कमेटी। ये क्या होता है, दोनों के लिए कॉमन होता है, आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक के भी रिलेटेड जितने भी विकास से जुड़े हुए सुझाव होते हैं वो कहां से आते हैं, डेवलपमेंट कमेटी से। ये नोट कर लिया है, ठीक है। आगे लिखिए, भारत का कोटा एवं रैंक, भारत का कोटा एवं रैंक। अब क्या है, एक चीज और ध्यान दे दीजिए, यहाँ पे क्या है, कोटा जो है ना, भारत का कोटा एवं रैंक, भारत का कोटा एवं रैंक। अब ये जो कोटा सिस्टम है ना आईएमएफ का, ये हर 5 साल पे रिवाइज होता है, ठीक है ना, हर 5 साल पे रिवीजन होता है कोटा की, किस देश का कितना कोटा होने वाला है। कोटा के आधार पे आपको वोटिंग राइट्स मिलती हैं, जिसके आधार पे आपको नियंत्रणकारी शक्ति मिलती है। आप उतने एसडीआर का आवंटन आईएमएफ के द्वारा करा सकते हो, ठीक है ना। तो लिखिए इसमें, भारत का कोटा एवं रैंकिंग। कोटा प्रत्येक 5 वर्ष में, कोटा प्रत्येक 5 वर्ष में समीक्षा किया जाता है, प्रत्येक 5 वर्ष में समीक्षा किया जाता है, ठीक है। अगला लिखिए, पिछली समीक्षा 2010 में हुई थी, पिछली समीक्षा 2010 में हुई थी। अभी बहुत सारी चीजें, बहुत सारे डेवलपमेंट तो अभी ये 3-4 सालों में जो परिस्थिति चल रही है इकोनॉमी की, बहुत बुरी चल रही है। अभी भी हम लोग नहीं समझ, मोदी जी ने क्या बोला है, दिस इज नॉट एरा ऑफ वॉर, जंग का जमाना नहीं है ये। अगर जो आप जंग लड़ोगे तो सिर्फ एक देश नहीं भोगेगा, पूरी की पूरी ह्यूमैनिटी भोगेगी, पूरी की पूरी इंसानियत इस चीज का सामना करेगी, ठीक है ना। लिखिए, कोविड-19 की परिस्थिति से निपटने के लिए, कोविड-19 की परिस्थिति से निपटने के लिए आईएमएफ द्वारा सदस्य देशों को, आईएमएफ द्वारा सदस्य देशों को एसडीआर अतिरिक्त आवंटित किए गए, अतिरिक्त आवंटित किए गए। कब किए गए थे, डेट लिख लीजिएगा ब्रैकेट में, 23 अगस्त 2021।
डेट ब्रैकेट में लिख लीजिएगा 23 अगस्त 2021। भारत को $12.57 अरब भारत को 12.57 SDR प्राप्त हुए, जो कि भारत को 12.57 अरब प्राप्त हुए। एसडीआर के फॉर्म में था ये। जब इसको आप यूएस डॉलर के फॉर्म में चेंज करोगे तो 17.86 अरब डॉलर आएगा। ये डॉलर में नहीं था, ये एसडीआर है। इसकी यूएस डॉलर में वैल्यू कितनी है? 17.86 अरब डॉलर। इतनी राशि प्राप्त हुई थी इंडिया को। भारत का वर्तमान एसडीआर 13.66% है। यूएसए का 41 पॉइंट समथिंग था, मैंने लिखा था। इस समय जो भारत का एसडीआर है कितना है? 13.66%। कुल कोटे का, ये जो है कुल कोटे का 2.75% है। कुल कोटे का 30.66 2.77%, 2.75% है। ठीक है, तो ये सारी चीजें तो हो गई इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से रिलेटेड। ठीक है ना। अब अगला जो टॉपिक हम लोग शुरू करने जा रहे हैं वो क्या है? वर्ल्ड बैंक यानी कि विश्व बैंक। विश्व बैंक क्या है? बेसिकली एक ऐसी संस्था है जो अकेले नहीं कार्य करती है, ये ग्रुप है। ठीक है ना। 4 से 5 संस्था आपस में मिल करके कार्य करती है। क्वेश्चन जो भी मैं डिस्कस करने वाला था आप लोग को मैं ग्रुप में ही भेज दूंगा, क्योंकि लेक्चर्स इतने बचे नहीं हैं कि क्वेश्चंस आपसे क्लास में डिस्कस किए जा सके। ठीक है ना। टाइम की कमी की वजह से क्वेश्चन जितने भी प्रीवियस ईयर के होंगे इंपॉर्टेंट, जो आने के लिए संभावित होंगे, ठीक है ना, वो सारे क्वेश्चन में मार्क करके आप लोग को भेज दूंगा। ठीक है ना, पिछले सालों के। और रही बात मेंस की, तो जब कल नेक्स्ट लेक्चर से जो भी टॉपिक हम लोग स्टार्ट करेंगे, एग्रीकल्चर से रिलेटेड, इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड, इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड, सब्सिडी से रिलेटेड, बॉक्सिफिकेशन क्या होता है, ग्रीन बॉक्स बॉक्सिफिकेशन क्या होता है, एम्पर बॉक्स सब्सिडी क्या होती है, ठीक है ना, ये सारी चीजों के बारे में अगर हम लोग डिस्कस करें तो हर एक टॉपिक के बाद आपको क्वेश्चंस प्रोवाइड किए जाएंगे जो कि लिख के लाना आवश्यक है। ठीक है ना, क्योंकि उन्हीं क्वेश्चंस के ऊपर मैं रिकमेंडेशन दूंगा कि कहां पे आपको अपने कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क पे काम करने की आवश्यकता है। क्योंकि अभी तक 3-4 लोगों की आंसर राइटिंग मैंने देखी है जिसमें 2-3 लोगों की आंसर राइटिंग काफी इंप्रेसिव थी, ठीक थी। ठीक है ना, कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क आपका सही बन रहा है। ठीक है। मेंस में क्या होता है ना, मार्क्स आपके आंसर राइटिंग पे नहीं मिलती है, डेटा और फैक्ट पे नहीं मिलती है, आपके क्रक्स के ऊपर मिलती है कि आपने क्वेश्चन से क्या ग्रैब किया है। ठीक है ना, उसके क्रक्स को फाइंड आउट करना रहता है। तो जब आप लिख के देंगे तो मैं आपको वहां पे गाइड करूंगा। बात करते हैं वर्ल्ड बैंक की। वर्ल्ड बैंक क्या है कि IBRD, IDA, मीगा, IFC, देख रहे हो 1 2 3 4 5, इन 5 निकायों से मिलकर के वर्ल्ड बैंक ग्रुप
बनता है, ठीक है, वर्ल्ड बैंक ग्रुप बनता है। बेसिकली सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे क्या, IBRD के बारे में। IBRD की जब हम लोग बात करते हैं तो इसमें एक वर्ड है रीस्ट्रक्चरिंग। रीस्ट्रक्चरिंग क्या है, बेसिकली आप सपोज दैट किसी देश से बिलोंग करते हो जो वर्ल्ड बैंक का सदस्य देश है, आपके देश की आर्थिक स्थिति सही नहीं है, आपके देश में हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट चल रहा था पहले से, डैम अब ऐसी कंडीशन पे आ गया है कि वो कभी भी कोलैप्स कर सकता है, लेकिन आपके सरकार के पास इतना पैसा नहीं है कि उसको दोबारा से फिट करा सके। ऐसे कंडीशन में वर्ल्ड बैंक सामने आएगा क्या, क्योंकि ये एक आपदा को जन्म दे सकती है, ठीक है। वर्ल्ड बैंक हम लोगों ने किस लिए बनाया, मानव संसाधन के विकास के लिए। अगर जो वो किसी देश की इस तरीके से मदद नहीं कर पा रही कि वो अपनी पुरानी जितनी भी स्ट्रक्चरिंग, अब क्या है जब भी युद्ध वगैरह होता है या फिर कोई आपातकाल की परिस्थिति होती है, आपने जितनी मेहनत अब तक करी रहती है ना वो वैनिश हो जाती है, ठीक है ना, खत्म हो जाए। अभी आप क्या है लगातार पढ़ रहे हो 6-7 महीने, सिर्फ 1 महीने बीच में गैप कर दो, जितना पढ़ा लिखा था सब गायब हो जाता है, ठीक है ना। तो सिर्फ ये पढ़ाई में ही नहीं होता है। बेसिकली जब IBRD की हम लोग बात करेंगे ना, IBRD के अंतर्गत में क्या होता है, ये देशों को प्रदान करती है मुद्रा किस चीज के लिए, रीस्ट्रक्चरिंग करने के लिए, डेवलपमेंट करने के लिए, ठीक है ना, कि देश क्या है, जो भी सदस्य देश हैं वो सामने आएंगे वर्ल्ड बैंक के पास और क्या वहां पे अपने चीजों को, जरूरतों को बताएंगे कि सर हमारे पास पुराना इंफ्रास्ट्रक्चर था जो हम लोगों ने डेवलप कर रहा था, अर्थव्यवस्था में फला फला नुकसान हो गया, आप हमको रीस्ट्रक्चरिंग करने के लिए पैसे प्रदान करिए। लिखिए स्थापना का हुआ, पहला नंबर लिखिए स्थापना। IBRD वर्ल्ड बैंक के अंतर्गत हम लोग IBRD पढ़ रहे हैं। IBRD के बारे में लिखा स्थापना 1944 में और 1945 से कार्य कर रहा है, 1945 से कार्य कर रहा है। कार्य क्या है ना कि अभी दो ये सिस्टम है ना, IBRD और IDA, ठीक है ना, इन दोनों की इंसिडेंस बताता है इंडिया के साथ क्या हुआ था। देखिए बेसिकली क्या है, इसमें IBRD के अंतर्गत में जितने भी मिडिल क्लास इनकम कंट्रीज होती हैं, मतलब कि क्या IBRD छांटता है मिडिल क्लास इनकम के कंट्रीज की, ऐसी कंट्रीज जिनकी इनकम बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है, ऐसी देश को तरलता की आवश्यकता पड़ेगी जब भी वो आपातकाल की परिस्थिति में पड़ेगा, ठीक है ना। तो ऐसे सिस्टम में क्या होता है, मिडिल क्लास इकोनॉमी को सपोर्ट करती है यहाँ पे IBRD, किस चीज में, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने में, जो पुराने इंफ्रा है उनको मेंटेन करने के लिए, ठीक है ना। उसके बाद जितने सोशल स्ट्रक्चर हैं, शिक्षा से जुड़े, स्वास्थ्य से जुड़े, समझ रहे हो, जितने भी सामाजिक रूप से स्ट्रक्चर हैं जो जनता के आर्थिक विकास में मदद कर सकते हैं, ऐसे चीज में क्या आपका IBRD सामने आएगा और अपनी जनता की या फिर सदस्य देशों की मदद करेगा। लिखिए इसमें MIC मिडिल क्लास इनकम, मिडिल इनकम कंट्रीज, MIC का फुल फॉर्म होता है MICs मिडिल इनकम मिडिल इनकम कंट्रीज में गरीबी निवारण के लिए, सदस्य देशों को ऋण देना, सदस्य देशों को ऋण देना,
अगला लिखिए, विकास परियोजनाओं के लिए ऋण प्रदान करना। ब्याज दर कितना रहता है? ये किसके लिए दिया जाता है? मानव विकास। ठीक है। कृषि तो वही क्या, ठीक है। देखिए, IBRD बेसिकली क्या करती है, जो अपने सदस्य देश हैं, अगर जो वहां पे गरीबी की मात्रा बहुत ज्यादा है तो गरीबी को हटाने में मदद करती है। जितनी भी ऐसी परियोजनाएं हैं जो विकास से जुड़ी है, विकास जब हम लोग HDI की बात करते हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, तो वहां पे हम लोग 3 आयामों को मुख्य रूप से ध्यान रखते हैं। पहला क्या है? शिक्षा है, ठीक है ना। दूसरा है स्वास्थ्य, तीसरा है जीवन स्तर, ठीक है ना, लिविंग स्टैंडर्ड। वो कैसे फाइंड आउट करते हैं हम लोग? पर कैपिटा इनकम के आधार पर। जीवन प्रत्याशा हमारे देश की कितनी है? 68.3 साल फिलहाल। और स्कूलिंग एवरेज स्कूलिंग ईयर कितनी है? 16.3 इयर्स समथिंग अकॉर्डिंग, ठीक है ना। तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की जब भी आप बात करोगे, या फिर हैप्पीनेस खुशहाली इंडेक्स आती है, उसमें कितनी रैंकिंग है अभी? 45 है कि 36 है? 35, हाँ ठीक है। 36 लास्ट टाइम थे अभी। हैप्पीनेस की जब भी आप बात करते हो, जब भी आप खुशी की बात करते हो, तो बहुआयामी होती है कि आपके युवा भ्रष्टाचार के प्रति क्या सोचते हैं, उनकी शिक्षा व्यवस्था क्या है, आप जिस वातावरण में रह रहे हो वो इस अनुकूल है कि आपको विकास करने में मदद कर रहा है, कि मतलब वो आपके अवरुद्ध हो रहा है। अब पर्टिकुलरली अगर जो इंडियन सोसाइटी की आप बात करोगे, तो लड़कों की अपेक्षा में लड़कियों को विकसित होना ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि कुछ रूढ़िवादी सिस्टम से उनको होकर के गुजरना है, समझ रहे हो। और बहुत सारे कंट्रीज में ऐसे देखो, आइसलैंड की कंट्रीज में देखो कि वहां पे क्या औरतों को ज्यादा वरीयता प्रदान की गई है मर्दों की अपेक्षा। तो ऐसी टर्म्स एंड कंडीशन कल्चर की वजह से होते रहती है। तो जब भी IBRD की बात आती है, IBRD उन सारे सेक्टर्स में ज्यादा ध्यान देता है जो गरीबी को मिटाने के लिए बहुत ज्यादा कारगर होते हैं, जैसे कि कृषि, सिंचाई, शहरी विकास। ये सारे फैक्टर्स जितने भी हैं आपके लिविंग स्टैंडर्ड को बढ़ाएंगे, ठीक है ना। जितने भी स्वास्थ्य, शिक्षा, बेहतर जीवन। अब आप एक व्यक्ति है जो 50,000 रुपए कमा रहा है लेकिन वो शिक्षित नहीं है, एक व्यक्ति है जो 50,000 कमा रहा है वो शिक्षित है। जो शिक्षित व्यक्ति है वो क्या करेगा? इसी 50,000 को मल्टीपल डायमेंशन में खर्च करेगा। 10,000 रुपए शिक्षा पे, 10,000 रुपए स्वास्थ्य पे, 10,000 रुपए बेटी की शादी के लिए, 10,000 रुपए आपातकाल की परिस्थिति के लिए, 10,000 ऐसे करके डिस्ट्रीब्यूट करेगा। लेकिन जो व्यक्ति पढ़ा लिखा नहीं है, वो 50,000 कहीं ना कहीं ऐसे ही निवेश कर सकता है। तो शिक्षा आपको क्या देती है? गुड डिसीजन मेकिंग देती है, ठीक है ना। जितना बेटर क्वालिटी ऑफ एजुकेशन आपने किया है, जितने देर तक अकेले बैठ के पढ़ोगे वही काम देगा, समझ रहे हो ना। उसके बाद स्वास्थ्य की बात करते हो, तो एक बीमार व्यक्ति है, टीबी का मरीज है, उससे आप काम करवाओगे, या एक स्वस्थ व्यक्ति है, दोनों में उत्पादन का स्तर किसका बेहतर होगा? जो स्वस्थ व्यक्ति है। इसलिए स्वास्थ्य भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। जीवन स्तर की बात हो गई। अब ये नहीं है कि फलाना आदमी फॉर्च्यूनर खरीद लिया तो हम भी इनोवा खरीदेंगे, नहीं, जाने दो उसको घूमने दो फॉर्च्यूनर में, अल्टो ही सही है, समझ रहे हो। जो मिला उसमें सेटिस्फाइड हो। आपके लिए क्या आवश्यकताओं की पूर्ति जरूरी है, ना कि स्टेटस क्यों। तो लिविंग स्टैंडर्ड पे आप ध्यान दे रहे हो, क्या अपने खर्चों को डाइवर्सिफाइड कर रहे हो। तो बेसिकली क्या अर्थव्यवस्थाएं क्या है, जब भी पॉवर्टी को एरिडिकेशन की बात होती है, गरीबी हटाने की बात होती है, तो हमेशा बहुआयामी विधि अपनाते हैं। क्या आप डायरेक्टली अगर जो अपने जनता को सपोज दैट कि हमारे देश में तो बहुत सारा पैसा है, अब सरकार को ये करना चाहिए जितने लोग हैं आर्थिक रूप से कमजोर है, डायरेक्टली उनके खाते में 10-10 लाख रुपए भेज दो, गरीबी दूर हो जाए। इससे क्या नुकसान होगा? ये सारी चीजें तो हैं। मानव संसाधन पे क्या असर पड़ेगा?
देखो जैसे ही आपको चीजें फ्री में मिलती है ना, वो आपको आलसी बनाते जाता है। एक गरीब व्यक्ति जो अपने मेहनत से कमाना सीखेगा ना, वो हो सकता है कि आगे चल के बिल गेट्स बन जाए, एलोन मस्क बन जाए, एपीजे अब्दुल कलाम बन जाए। लेकिन अगर जो आप उसको 10 लाख रुपए पहले प्रोवाइड कर दोगे, तो अपने कंफर्ट जोन के अंतर्गत बंध जाएगा, ठीक है ना। तो आईबीआरडी बेसिकली क्या है, किसी भी देश में गरीबी वगैरह मिटाने के लिए काम आती है। इसको भेज दूंगा मैं, ठीक है ना, जो भी इंपॉर्टेंट इसकी अवधारणाएं हैं। अगला है आईडीए। आईडीए क्या है, इसको सॉफ्ट लोन विंडो बोलते हैं, ठीक है ना। क्या बोलते हैं, सॉफ्ट लोन विंडो। विश्व में सबसे सस्ता अगर जो लोन कोई है, यही है, ठीक है ना। सबसे ज्यादा सस्ता, सबसे कम कीमत पे अगर जो कोई लोन मिलता है तो वो यही मिलता है। अब मैं बताता हूँ क्या होता है। ये भी बेसिकली यही काम करती है, क्या, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करने में, गरीबी को दूर करने में, ठीक है ना। और क्या, अपने जो देश होते हैं ना, उनको बहुत ही कम दाम पे ऋण प्रोवाइड कराता है। जो लो इनकम कंट्रीज होते हैं, जहां पे बहुत ज्यादा पैसे की कमी है, उनको बहुत कम परसेंटेज पे लोन प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है ना। अब हुआ क्या था कि इंडिया जो था ना, बहुत चालू कंट्री है। हम क्या है, हम अमीर भी हैं, गरीब भी हैं, है ना। तो जहां फायदा लेना रहता है हम अपनी गरीबी दिखाते हैं, और जहां मतलब हमें फायदा कमाना रहता है हम अपनी अमीरी दिखाते हैं। ट्रेड एंड कॉमर्स की बात होती है, जब एफटीए की बात होती है, हम किसी कंट्री के सामने बैठते हैं, कहते हैं यार हमारे साथ एफटीए करो, फायदा होगा तुम्हें। इंडिया जान रहे हो, अपॉर्चुनिटी है यार, कंज्यूमर्स का पूरा हब है, उपभोक्ता आपको दबा के मिलेगा, ये और फायदा कमाइए, समझ गए। और जब बात होगी कि अरे आप तो अमीर हो, चलो विश्व मंच पे कुछ करो, क्या, कहां अमीर है भाई, हमारे यहाँ गरीबों की संख्या देखो, कितने मेहनत से तो हम अपनी अर्थव्यवस्था खींच के चल रहे हैं, आप उसमें कह रहे हो कुछ करो, समझ रहे हो। तो ऐसी स्थिति होती है। क्या होता है, 2015 के पहले हम लोग आईबीआरडी और आईडीए से लगभग 91 बिलियन तक ले चुके थे, ठीक है ना। ये क्या हुआ, ये सब चालाकी पकड़ ली है, क्या है भैया, देखो तुम ग्रेजुएट हो गए हो, ठीक है ना, अब तुम सक्षम हो गए हो, अब ये सॉफ्ट लोन वाला फायदा उठाना कम करो, ठीक है ना। इंडिया क्या कर रहा था बेसिकली, देखिए लोनिंग क्या करता है, कभी भी निगेटिव नहीं होता है। बीच में ये बहुत ज्यादा हो गया था कि कोई भी देश अगर जो ऋण लेता है, इंडिया इतना सारा लोन क्यों ले रहा है, कांग्रेस है, बीजेपी है, कोई भी गवर्नमेंट लोन लेकर के क्यों हमको डेब्ट में भेज रही है। तो लोन लेने का बेसिकली क्या फायदा है, आपको पूंजी मिलती है, कैसे समय पे, आपातकाल के समय पे, जब आप तंगी के स्थिति से गुजर रहे हो, आप उस पूंजी को इस्तेमाल करके आगे बढ़ सकते हो, आपकी परिस्थिति चेंज होगी, आप उस लोन को भर सकते हो। तो लोन क्या है, आपको मजबूत भी करता है, जितनी आपके आइडियोलॉजीज वगैरह हैं उनको क्या होता है, व्यवस्थित करता है, ठीक है ना। क्या है, आपको पूंजी की जरूरत है, आपने लोन लिया और पूंजी लगा दिया। उसके बाद क्या है, मीगा, मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी। पता चल रहा होगा साफ साफ ये किस चीज से जुड़ा हुआ है, निवेश से जुड़ा हुआ है, ठीक है ना। किस निवेश से, ग्रीनफील्ड एफडीआई। ये क्या होता है, हाँ ठीक है। तो आईएमएफ की ये संस्था पर्टिकुलरली क्या करती है, जब भी कोई इसका सदस्य राष्ट्र है,
ठीक है ना, एफडीआई करने जाता है, तो खास तौर से वो एफडीआई अगर जो ग्रीनफील्ड की होती है तो उससे जुड़े सुझाव ये एजेंसी प्रदान करती है कि जहां आप निवेश करने जा रहे हो वो सुरक्षित है या नहीं है, क्योंकि हमारे सदस्य देश से हो आपका नुकसान होगा मतलब हमारा भी नुकसान होगा, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें होती हैं। हेडक्वार्टर इसका कहाँ है? ठीक है, वॉशिंगटन डीसी में हेडक्वार्टर है, आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक दोनों का, ठीक है ना। स्थापना लिखिए, स्थापना इसको भेज देता हूं, लिखने का क्या मतलब है, ठीक है ना, क्योंकि मैक्सिमम चीजें फैक्ट हैं, एक एक लाइन अगर जो लिखवाना शुरू करो 1-1.5 घंटे फैक्ट्स में ही चले जाएंगे, ठीक है ना। देखिए समझ लीजिए, अब क्या है मीगा बेसिकली क्या है, ये इन्वेस्टमेंट कल्चर प्रोवाइड करता है, मतलब कि जो सदस्य देश हैं उनको ये सुझाव देता है कि आप जहां पे इन्वेस्ट कर रहे हो वो सुरक्षित है या नहीं है। अगला जो है ICSID, ये किस लिए होता है, ये जो वर्ल्ड बैंक की निकाय है, ये जो संस्था है, ये क्या करती है, दो देशों के बीच में अगर जो डिस्प्यूट हो जाती है ट्रेड कॉमर्स को लेकर के, उसको सुलझाने का काम करती है, ठीक है। भारत इसका सदस्य नहीं है, ये चीज नोट कर लीजिएगा, भारत क्या है, इसका सदस्य नहीं है। अब क्या करता है बेसिकली इसके अंतर्गत में क्या होती है, सपोज दैट दो कंट्रीज हैं आपस में ट्रेड एंड कॉमर्स कर रही हैं, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स शेयर कर रही हैं। सैमसंग है, कहां की कंपनी है, कोरिया की कंपनी है, एप्पल कहां की कंपनी है, यूएसए की कंपनी है, दोनों आपस में ट्रेड एंड कॉमर्स करेंगे, वो अपना एंड्रॉइड देगा, वो अपना आईओएस देगा। इसका मतलब ये नहीं कि कोरिया उसका आईओएस कॉपी करके अगले दिन से बनाने लगेगा, नहीं, ठीक है। हम एक दूसरे के इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट की कदर करेंगे। दूसरी चीज एफडीआई अगर जो आपके मार्केट में आ रही है उसके स्वामित्व को लेकर के कोई भी गड़बड़ी नहीं करेगा। अब सपोज दैट कोई एफडीआई है मऊ में आकर के निवेश किया, अब मऊ में जैसे ही 1 साल निवेश किया, 1 साल बाद यहाँ पे दंगे होगा, जनता का मूड हुआ पूरा फोड़ दिया, समझ रहे हो ना, फैक्ट्री पूरी की पूरी गायब। अब जिसने फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हमारे यहाँ किया था उसको नुकसान होगा कि नहीं, तो ऐसे कंडीशंस में ये क्या फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स को मीगा जो था वो बीमा भी प्रदान करता है कि आपको अगर जो रिस्क है, कॉमर्शियल रिस्क है किसी कंट्री में, आप विदेश रूप से प्रत्यक्ष निवेश कर रहे हो, ऐसी परिस्थिति में क्या है मीगा आपको सामने आएगा, आपको बीमा प्रदान करेगा आर्थिक संकट से निकालने के लिए। क्या जितनी भी मतलब प्राइवेट सेक्टर्स इंडस्ट्रीज हैं उनको फाइनेंस करने के लिए ये सारे सेक्टर्स होते हैं, ठीक है ना। अगला जो आपका टॉपिक है वो है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन क्या है बेसिकली, अब देखिए अब तक जो ये भी थी आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक की हम लोग बात कर रहे थे, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और वर्ल्ड बैंक की बात कर रहे थे, ये अब तक जो कार्य कर रहे थे ना, ये विश्व की अर्थव्यवस्था को संतुलित करने का काम कर रहे थे। बैलेंस ऑफ पेमेंट की बात हो गई, उसको संतुलित करना है, कोई देश क्या है आर्थिक रूप से कमजोर और गरीब है उनको स्ट्रॉन्ग करना है, आपके देश में पर्टिकुलरली एफडीआई का कल्चर है या नहीं इसकी रिकमेंडेशन देना है, मतलब कि क्या आर्थिक वित्तीय रूप से जो भी संकट आ सकते हैं उनसे उभारने के लिए ये संस्थाएं मदद करती हैं। और क्या हुआ बेसिकली कि हमें एक ऐसी भी संस्था की जरूरत पड़ी जो विश्व के ट्रेड को देख सके, क्योंकि ट्रेड एंड कॉमर्स में बहुत सारी ऐसी टर्मिनोलॉजी थी जो विश्व स्तर पे देशों को परेशान कर रही थी, जैसे कि चाइना की डोपिंग सिस्टम, ठीक है ना। मैंने आपको बताया था जब एक्सचेंज रेट में बता रहा था उसमें बता रहा था फिक्स्ड एक्सचेंज रेट, फिक्स्ड वाले में जिसमें स्थिर रहेगा, उसमें मैंने दो चीज बताया था, अवमूल्यन और अधिमूल्यन, डिवैल्यूएशन और रीवैल्यूएशन। जब भी कोई कंट्री, मैंने आपको बताया था कि क्या कोई भी कंट्री ट्रेड एंड कॉमर्स अपने एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए अपनी करेंसी की वैल्यू गिरा देती है, इससे क्या होता है उसका जो एक्सपोर्ट रहता है वो डिजास्टरस वे में बढ़ता है, ठीक है ना। तो ऐसे इसको क्या बोलते हैं, करेंसी मैनिपुलेशन, ठीक है ना। एक देश क्या करता है करेंसी के साथ खिलवाड़ करता है ताकि वो अपने देश के हित में कार्य कर सके, समझ रहे हो आप, ऐसे सिस्टम। दूसरा चीज क्या होता है, डोपिंग होता है। डोपिंग के अंतर्गत में क्या होता है, सपोज दैट आपके राष्ट्र में इस डस्टर की कीमत 10 रुपए है, अब चाइना आपके राष्ट्र में जो डस्टर अवेलेबल करा रहा है उसकी कीमत मात्र 7 रुपए हो गए, ठीक है ना। अब सारे राष्ट्र के लोग क्या है आपके देश का डस्टर छोड़ करके वो सस्ता वाला खरीदेंगे, क्योंकि जाहिर सी बात है जनता क्या सोचेगी, बचत के बारे में सोचेगी, सेविंग करेगी तभी इन्वेस्ट कर पाएगी, ठीक है ना। ये एक कल्चर है सेविंग इन्वेस्टमेंट, ठीक है ना। पहले सेविंग करोगे आप तभी इन्वेस्ट कर सकते हो, तो जनता हमेशा बचत करने की सोचेगी,
तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की जरूरत हमें पड़ी फेयर पेमेंट सिस्टम के लिए, जो पेमेंट सिस्टम दो अर्थव्यवस्थाओं के बीच में हम लोग सुचारू रूप से करना है वो बढ़िया तरीके से चलनी चाहिए। दूसरी चीज क्या है, जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स भी शेयर कर। अब सपोज दैट क्या हुआ कि चाइना को रशिया ने 300 S-300 बेचा, अब पता चला कि अगले साल चाइना अपना S-300 उठा करके रखा हुआ है, तो अगली बार क्या होगा, अगर जो मार्केट में चाइना का S-300 ज्यादा सक्सेसफुल हो जाएगा तो विश्व की अर्थव्यवस्थाएं रशिया के S-300 पे खर्च करेगी नहीं। क्यों? क्योंकि वही S-300 सस्ते में मिल जा रहा है। समझ रहे हो? पाकिस्तान की बात करोगे आप, तो पाकिस्तान के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो रशियन S-300 खरीदे, तो उसने क्या किया था, चाइनीज S-300 खरीद के रखा हुआ था। हमारी प्लेन गई वहां पे, बम भी गिराई, चली भी आई और उनको पता भी नहीं चला। इतना बेहतरीन रडार सिस्टम था। ब्रह्मोस गलती से उड़ा, चला गया, वहां लैंड कर दिया अगले दिन। समझ रहे हो आप? और पाकिस्तान हमारे लिए टेंशन नहीं है। कौन है? चाइना। और वो भी ज्यादा नहीं है, क्योंकि चाइनीज प्रोडक्ट के बारे में बताइए, ज्यादा दिन तक टिकेगी नहीं। युद्ध जब भी लंबा चलेगा तो ऐसे परिस्थिति में क्या है, चाइना। लेकिन ये जोक की बात है, जोक अपार्ट, हमें क्या है अपने प्रति जो कॉम्पिटिटर्स होते हैं ना, उनको कभी भी हल्के में नहीं आना चाहिए। क्योंकि आप चाइना को देखोगे, विकास करने के स्तर को देखोगे, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जब भी उदाहरण की आप बात करोगे ना, तो दो देशों की बात सबसे ज्यादा आती है। औद्योगिकरण की जब भी बात होती है तो जापान की बात आती है। जो काम मतलब यूके यूएसए ने 100 साल में किया, जापान ने मात्र 30 साल में कर दिया। समझ रहे हो? इतना फास्ट और इतना रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन कि वो एक उदाहरण बन के उड़ रहा है। दूसरी बात, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के मदद से चाइना किस तरीके से अपने अर्थव्यवस्था को एक डेफिसिट कंट्री से आज आप वर्ल्ड सप्लाई चेन का हिस्सा देख सकते हो चाइना को। ठीक है ना? तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बेसिकली क्या करता है, अपने सदस्य देशों के बीच में हो रही जितनी भी ट्रेड एंड कॉमर्स है, व्यापारिक गतिविधियां हैं, उसके ऊपर रेगुलेशन करता है। ठीक है ना? और उनके बीच में जो पेमेंट सिस्टम वगैरह है और जितनी भी लेन देन हो रही है वो क्या उचित रूप से होनी चाहिए। बाजार में मार्केट में क्या है, कंपटीशन हमेशा फेयर रहना चाहिए। अब क्या होता है, जब भी आप इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट की बात करते हो, तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट होता क्या है? अब आप देखोगे जो भी कंपनी होती है उसका लोगो होता है। BMW का अपना लोगो है, टाटा का अपना लोगो है, टोयोटा का अपना लोगो है। वो लोगो ना क्या होता है, उसको पेटेंट कराया जाता है। समझ रहे हो ना? टाटा का लोगो कोई और इंडस्ट्री यूज नहीं कर सकती है, टाटा का नाम कोई और इंडस्ट्री यूज नहीं कर सकती है। ये क्या है, आप कॉपीराइट के लिए अपने सुरक्षा लेते हो। ठीक है ना? आपकी जो कॉपीराइट है उसको सुरक्षित करो। आपने जो भी इनोवेशन किया है, जो भी आविष्कार किया है, कोई अन्य देश उसकी कॉपी करके फिर आप ही को चुनौती न देने लगे। इस चीज से बचने के लिए क्या वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट को लेकर के आया था। तो ऐसे ही करके वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बहुत सारी चीजें हैं, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स और एग्रीमेंट्स है। एग्रीकल्चर के ऊपर अलग एग्रीमेंट है, ठीक है ना? उसके बाद ट्रेड एंड कॉमर्स के ऊपर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, यानी कि यही सारी चीजें, सॉफ्टवेयर, लोगो, ये सारी चीजों को सुरक्षित करने के लिए। फिर उसके बाद क्या, ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर, मतलब कि व्यापार से जुड़े हुए जितने भी निवेश होने हैं उनके बारे में सुझाव करना। ठीक है ना? ये वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की क्या कार्य है। ठीक है, इसमें लिखिए वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO विश्व व्यापार संगठन, स्थापना 1995। ठीक है, सदस्य 164। ये सदस्य वगैरह ये सारी चीजें मैं भेज दूंगा, जो इंपॉर्टेंट है वो लिखिए। WTO इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट, जो जरूरी समझौते हुए हैं, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े जरूरी समझौते, इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट। सबसे पहला है उसमें एग्रीमेंट और एग्रीकल्चर, एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर। अब देखिए इसके अंतर्गत में क्या है, एग्रीकल्चर किससे जुड़ी एग्रीमेंट, मतलब आप समझ रहे हो कृषि से जुड़ी जितने भी अवधारणाएं हैं
इसी क्षेत्र के अंतर्गत भारत को भी क्या सब्सिडी के ऊपर वॉर भी किया गया था, ठीक है ना, एग्रीकल्चर एग्रीमेंट के अंतर्गत। कहा क्या गया कि सर अगर जब मान लो विश्व स्तर पे दो मार्केट कॉम्पीट कर रही हैं, ठीक है ना, एक तरफ भारत एक तरफ रशिया, ठीक है ना, दो मार्केट कॉम्पीट कर रही है, फिर चाइना को मान लो, सपोज दैट क्या है, भारत को अपने पैदावार करने में जितनी फैक्टर कॉस्ट लग रही है, लागत मूल्य लग रही है, उसमें क्या है सरकार सब्सिडी प्रोवाइड कर रही है। खेती में क्या लागत मूल्य लगेगी, खाद्य के ऊपर, सिंचाई के ऊपर, बीज के ऊपर, ट्रैक्टर वगैरह, इन सारी चीजों पर, मतलब समझ लो ना, इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड जितनी भी चीजें होंगी, कीटनाशक, ये सारी चीजें। अब सरकार क्या देगी, पर्टिकुलरली खाद वाला जो चीज है वो बहुत महंगा चल रहा है, ठीक है, तो किसान की मदद करने के लिए खाद वाले सेक्टर को सब्सिडाइज कर दिया जाएगा। इससे क्या होगा, किसान को खाद सस्ता पड़ेगा, उत्पादन भी सस्ता पड़ेगा। अब जब भी विश्व मंच पे ये जाएगा किसान और ये कम्पीट करेगा चाइना वाले किसान के साथ, अब चाइना वाला किसान सामर्थ्य है। अब यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के किसान वगैरह कैसे होते हैं, उनके पास बड़े बड़े ट्रैक्टर्स होते हैं, बड़ी बड़ी जमीनें होती हैं, वो गरीब नहीं होते हैं बेसिकली, वो अपने एग्रीकल्चर प्रोडक्शन से ही अपनी गुजर बसर बेहतर कर सकते हैं। हमारे यहाँ के किसान कैसे होते हैं, एक ही खेत में काम करने के लिए 16-17 लोग एक ही परिवार के जाते हैं, समझ रहे हो आप, ऐसी परिस्थिति है। तो ऐसे परिस्थिति में क्या है, किसान के ऊपर बहुत ज्यादा लोड पड़ जाता है तो सुसाइड वगैरह भी कर लेता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, हमारे मानव संसाधन का भी नुकसान होता है। तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन क्या बोला था इंडिया को कि बेसिकली आप अपने जो सब्सिडी प्रोवाइड करने की प्रक्रिया है किसानों को, उसको कम करिए या फिर हटाइए, ताकि बाजार में फेयर कंपटीशन आ सके। इंडिया फिर से चला के दिखाया अपने गरीबी वाली बात, फिर से दोहराया कि सर हम तो गरीब हैं, समझ रहे हो, हमारे किसान भी गरीब है। और अभी 11वां मंत्री सम्मेलन के अंतर्गत में फिशरीज यानी कि मछली क्षेत्र में, क्या बोलते हैं फिशरीज को, मत्स्य पालन, ठीक है ना, मत्स्य पालन में क्या है, उसमें भी सब्सिडी प्रदान करने की, हाँ उसमें बहुत ज्यादा किसान मछुआरे ये सब क्या है, हम लोग के लोअर इनकम क्लास वाले लोग हैं, समझ रहे हो आप ना, इनको सब्सिडाइज करके इनको सशक्त करना जरूरी है, ठीक है। तो आज के लिए इतना रहने देते हैं, ठीक है ना, ओके थैंक यू।